Hi everyone, hello. My name is Anshul Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में। मतलब इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मुझे मिले नीट जेई रिलेटेड एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। आई गेस देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारी ठीक ठाक रिविजन करा देंगे, प्लस जो क्वेश्चंस डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड हैं तो मैंने वहाँ पे एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स का स्नैपशॉट भी डाला है कि भाई देख लो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो तो क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। ठीक है, जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहाँ वो भी समझाऊंगी, और जहाँ पे फैक्ट बेस्ड होगा कि ये एलिमेंट ऐसे बिहेव करता तो करता है, करता है। ठीक है, जिस तुम कैसे बिहेव करते हो तो करते हो ना, कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। सिमिलरली ठीक है, तो लेट्स बिगिन, लेट्स गो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? गलत बात बतानी है। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। MO का मतलब है जिसमें मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिकॉज ऑक्सीजन 2- ऑक्साइड की फॉर्म में है। तो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऐसे बनाएंगे जिसमें मेटल 2+ में। देखते हैं, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन दिस टू दिस। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है, यहाँ पे स्कैंडियम +3 में है और मैंगनीज +7 में। लेट्स कंटिन्यू। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। देखते हैं, दिस डिजॉल्व्स इन एसिड टू गिव दिस 3- है बेटा यहाँ। CrO इज बेसिक बट CrO2O3 इज एम्फोटेरिक। अब तुम देखो इस क्वेश्चन में सारी चॉइसेस जो हैं वो ऑक्साइड से रिलेटेड है, राइट? कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो MO बनाते हैं कि नहीं बनाते, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, क्रोमियम की कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कौन सी ऑक्साइड एसिडिक है, ये सब कुछ एक ही पैराग्राफ की डिफरेंट सेंटेंसेस से बने और वो एक पैराग्राफ है। ये सब कुछ यहां मिल जाएगा। देखो प्लीज वॉच हियर, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर in the oxides coincides with the group number and is attained from this to this। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट? उसके बाद आगे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मतलब यहाँ से आ सकता है अब, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं दिखा हमें, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे देखो ये Mn2O7 इज कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। बहुत सिंपल सी चीज लिखी है ये, और इसका ना मैं तुम्हें इसी PDF में एक क्वेश्चन दिखा दूंगी कि MnO4 के MnO4 को रिएक्ट किया गया है whatever के साथ, एक ग्रीन ऑयली सब्सटेंस बना है। वो ग्रीन ऑयली सब्सटेंस क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतनी छोटी सी चीज से भी एक क्वेश्चन बन गया है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान दो। जो जो तुम्हें क्वेश्चंस इसमें से दिख रहे हैं वो तो है ही, और जो नहीं है वो कर देना। देख लो, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। सिंपल सेम स्टेटमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट में आ गया, तो ये इनकरेक्ट में आ गया। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब आप आगे बात करते हैं। ओके, CrO3 एसिडिक इन नेचर है क्योंकि एसिड्स फॉर्म करता है। Mn2O7 एसिडिक इन नेचर है। V2O5 is amphoteric, mainly acidic, and it gives VO4 3- as well as VO2+ salts. In vanadium, there is a gradual change from basic to less basic to amphoteric. V2O4 dissolves in acids to give VO2+ salts. V2O5 reacts with acid to give these salts. आते हैं जरा ऑप्शंस पे वापस, एक सेकेंड। V2O4 dissolves in acid to give कौन सा सॉल्ट्स? छोटा सा स्टेटमेंट में चेंज है यहाँ पे, इतनी सी बात बदली है बस हमारे लिए, राइट? बात समझ आई? ऑल्सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस लिखा हुआ है यहाँ पे, इट डिक्रीजेस। दोबारा देख लो, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस है। और ये चीज तो तुम्हें वैसे भी पता है कि द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, नॉट द बेसिक कैरेक्टर। द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोर इज द
एसिडिक कैरेक्टर। तो ये वाली बात गलत हो गई, ये वाली बात गलत हो गई। दिस इज बेसिक बट दिस इज एम्फोटेरिक, ये वाली बात सही है। तो आंसर है सी एंड डी ओनली। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में से एक पैराग्राफ उठाया, 4 स्टेटमेंट्स बना दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट बना दिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट। अब इसमें से जो जो नहीं आया हुआ है उन पे भी ध्यान देना है। और मैंने तुम्हें बोला इतनी सी बात पे क्वेश्चन आ गया कि ये ग्रीन ऑयली कोवेलेंट कंपाउंड है। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऑप्शंस देखो, Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5, V2O4, सब इस पैराग्राफ में मिलेंगे तुमको। दिखा देती हूँ मैं तुमको। V2O5 इज एम्फोटेरिक, दिख गया। Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, दिख गया। CrO3 एसिडिक है बिकॉज इट गिव्स एसिड। Mn2O7 एसिडिक है बिकॉज इट गिव्स एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड, राइट। तो हमारे पास एम्फोटेरिक आ गया Cr2O3, V2O5। V2O4 बेसिक इन नेचर है, देखिए, लेस बेसिक, नॉट एम्फोटेरिक। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अब तुम कैसे इसको याद रखोगे। एक पेपर उठाओ, उसमें लिखो DNF ब्लॉक और सिर्फ ये लिखो बेसिक ऑक्साइड्स मुझे कौन कौन सी दिखी हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मुझे कौन कौन सी दिखी हैं, और एसिडिक ऑक्साइड्स मुझे कौन कौन सी दिखी हैं। और अभी तुम्हारे पास जितने भी दिन है अपने एग्जाम के लिए, उतने दिन इसको रोज आते जाते पढ़ते रहो, ठीक है। ऑल्सो ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स है, इसमें जो Mn2O7 है, ये ग्रीन ऑयली लिक्विड होता है, ये एसिड देता है कौन सा पानी में डिजोल्व होके, और सॉरी CrO3 ये कौन सा एसिड देगा वो भी लिख लो। ये सब चीजें अब लिख के रख लो, क्योंकि तुम्हें पता है इस पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट DNF ब्लॉक से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, एकदम पैराग्राफ टू पैराग्राफ ही स्टेटमेंट्स बनाई हुई है। अभी तुम और आगे देखना। तो हम इस पेज को अब हमने पढ़ लिया साथ में, अब तुम बैठे बैठे ये पेज बना लो। पॉज द वीडियो, मेक दिस राइट नाउ, इसको डिले मत करो, अभी उठाओ एनसीईआरटी बना दो और फिर अगले क्वेश्चन पे साथ में चलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी क्यों चाहिए, अभी मैंने वो पैराग्राफ दे तो दिया तुम्हें, उसी में से वीडियो को वहां पे पॉज करके लिख लो फटाफट, काम निकलेगा तुम्हारा। The stability of Cu2 plus is more than Cu plus salts in aqueous solution. Cu2 plus Cu plus। अगर मैं नॉर्मली बात करूं बेटा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, करेक्ट। तो मुझे लगेगा कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है, दिख रहा है मुझे ये ज्यादा स्टेबल, दिस इज सपोज टू बी मोर स्टेबल। बट जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जब हम पानी में डालते हैं तो क्या अलग है। अब ये कह रहा है पानी में डाल के Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल दैन Cu प्लस। अब हमें उसके पीछे का लॉजिक देना है कि ऐसा क्यों है कि Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल दैन Cu प्लस। देखो, इसका आंसर हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लेकिन क्यों बाकी नहीं हो सकते वो भी सीख लो ना, अभी बैठे हो तो, कि क्यों रट्टा मारना, जिस चीज को समझ सकते हैं वो तो समझे। कॉपर है, कॉपर है, पहले तो सॉलिड से इसकी एटमाइजेशन होगी गैस, दोनों केसेस में, चाहे +1 बनाना है चाहे +2। अब इस केस में ΔH एटमाइजेशन देना होगा, ΔH एटमाइजेशन देना होगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए IE1 देनी है, वो IE1 हम सेम यहां भी देंगे, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद इस वाले केस में मुझे IE2 देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसको Cu2 प्लस बनाना है। अब ये पानी में डिसॉल्व होगा, एक्वस, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात होगी जो रिलीज होती है, ये पानी में डिसॉल्व होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। अब देखो इन सब केसेस में सेम चीज क्या है, विच इज नॉट चेंजिंग, द एग्जैक्ट सेम चीज, एटमाइजेशन दोनों में सेम है बेटा, तो ये तो इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। IE1 दोनों में सेम है, ये भी इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। अच्छा, अब इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग होगी एंड इसमें एक IE2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, दिख रहा है। क्यों हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग होगी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज ऑन आयन होगा उतना ज्यादा वो हाइड्रेट होगा, और हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा एक्सोथर्मिक होती है, निकलने वाली एनर्जी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है, बट इसकी IE2 एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे नेट नेट जो एनर्जी इसको हमें ध्यान देना है वो IE2 प्लस HE है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे मुझे बस हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करनी है।
तो मैं बोलूंगी यार +2 के केस में तो सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें तो कुछ यूज भी हो रही है, तो फिर मेरे हिसाब से तो +1 क्या स्टेबल होगा? नहीं, यहां पे ये इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है कि वो कॉम्पनसेट कर लेती है इसको, और वो इसकी वैल्यू से ज्यादा होती है। मतलब अगर यहाँ पे लेट्स से -x जूल निकल रही है, तो यहाँ पे ऐसे मान लो -3x 4x टाइप्स निकल रही है कि वो इसको भी कॉम्पनसेट कर रही है, फिर भी इससे ज्यादा है, इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी निकल रही है। समझ गए? ऐसे समझते हैं। और अगर मैं तुम्हें इसको पैराग्राफ दिखाओ तो वो ये रहा, many copper compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation and they form copper 2 plus salts. The stability of copper 2 plus in aqueous rather than copper plus is due to the much more negative hydration enthalpy which is much more than compensates the second ionization enthalpy. हमने भी यही समझा। अब वो जो एक सेंटेंस था, हमने उसको खुद को ऐसे समझाया कि अब हमें रटने की जरूरत है, अब हमें समझ आ गया कि लॉजिक क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। The highest oxidation state of manganese in fluoride is इतना, but the highest oxidation state of manganese in oxide is +7. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा क्या कर रहा होगा जो फ्लोरीन नहीं कर पाएगा? दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, इस वजह से वो जीत जाता है। इसके ऊपर भी है, देखो यहीं पे है, समझो इसको। The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in oxides. The highest oxidation number, ये अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा है जो इसकी स्टेटमेंट पे है, देखा है? Beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. Whatever. In the covalent compound, इसमें ऐसा होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 यहाँ है, MnF4 यहाँ है। अबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कॉपर थोड़ी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये वाली बात तो गलत हो गई, नॉट करेक्ट बताना था, बता दिया। फिर भी पढ़ लेते हैं। इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। अगेन द सेम क्वेश्चन दैट वी जस्ट सॉ, stable compounds with oxides as compared to fluorides. Mn3+ and CO3+ are oxidizing agents in their aqueous solutions. ये भी हम E0 values देखेंगे, तब बात करते हैं, आएगा ये आगे भी। Ci2+ and Cr2+ are reducing agents. ये भी हम अभी बात करेंगे, आगे आएगा E0 values, फिर बात करते हैं। आ गया क्या? वाह, मैंने यहीं पे डाल दिया था ये, देखो Mn2+, Cr2+, Zn2+ and Ti2+ और Cobalt3+, Ti2+। समझो मेरी बात। अगर कोई तुमको E0 वैल्यूज से समझाए और उसके पीछे का लॉजिक भी देख लेते हैं। द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज एक्सेप्ट कॉपर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय H+। मतलब ये जितने 3D सीरीज के हैं, लिख लो भाई ये सब फ्लैश कार्ड्स में, ये जितने 3D सीरीज के हैं, ये सब लोग हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे एसिड्स में से, एक्सेप्ट एसिड्स से, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर नहीं खेल पा रहा, बाकी सब ये गेम खेलेंगे। ठीक है, लॉजिक भी दे दिया मैंने, बाकी ये स्टेटमेंट एज इट इज आ गई है। आगे बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम एंड वैनेडियम इन प्रैक्टिस आर passive to dilute non-oxidizing agents, ठीक है। The E0 values of this table indicates a decreasing tendency to form divalent cations. Decreasing tendency to form divalent cations. E0 की वैल्यूज तुम्हें नहीं रटनी, पर तुम्हें ये स्टेटमेंट काम आएगी कि जब मैं लेफ्ट टू राइट इन द 3D सीरीज जाती हूँ तो मेरी टेंडेंसी टू फॉर्म +2 घटने लगती है। ये बोल रहा है general tends towards less negative E0 values or whatever, which is due to the ionization enthalpy. अब देखो aqueous solution में E0 वैल्यू निकाली जाती है, जिसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई मेटल है, अगर कोई एक सेकेंड यहीं पे लिख देते हैं। अगर कोई मेरे पास मेटल है तो वो पहले
सॉरी, एटमाइजेशन होगी, फिर उसका पहला आयनाइजेशन होगी, फिर बेटा उसकी दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फिर जाके वो कहीं ये होगा, राइट। तो जब हम E0 M2 पॉजिटिव देखते हैं तो हम ये पूरा प्रोसेस स्टडी करते हैं, या फिर जब हम E0 M2 पॉजिटिव टू M देखते हैं तो हम ये पूरा उल्टा प्रोसेस स्टडी करते हैं, करेक्ट। अब कौन रिड्यूस हो पाएगा और कौन ऑक्सीडाइज हो पाएगा वो समझते हैं। समझो, अगर कोई इस फॉर्म में स्टेबल है तो वो इस फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा, उल्टा नहीं जाना चाहेगा। अगर कोई M2+ में स्टेबल है तो वो M क्यों बनाना चाहेगा, करेक्ट। और अगर कोई M में स्टेबल है तो वो M2+ क्यों बनाना चाहेगा, करेक्ट। अब मानो कि कोई M2+ में स्टेबल है, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कैसी होगी, कम, क्योंकि वो M2+ में स्टेबल है, उसको M में नहीं जाना। अच्छा, अगर कोई +2 में स्टेबल नहीं है तो वो इजिली M में चला जाएगा, वो इजिली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो जिस स्थिति में बैठा है वो उसमें स्टेबल नहीं है, उसको रिड्यूस होना बेटर है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के मैं तुम्हें समझाती हूँ। द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। समझो, वो कह रहा है ये वाली वैल्यू जो है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो ये लेस नेगेटिव होती रहती है, मतलब मोर रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती जाती है, मोर रिड्यूस होने की टेंडेंसी हो जाती है। बात समझा रही हूं, समझ लो, रट्टे ही मरवाता है हर कोई। ऐसा क्यों होता है, वो कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इससे इस फॉर्म में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में खुश नहीं होगा। क्यों खुश नहीं होगा, क्योंकि ये बनाने के लिए जो ये IE1 और IE2 देनी पड़ी है ना, ये जानलेवा ज्यादा है, इसकी इतनी हाई वैल्यूज है कि ये इस फॉर्म में रह के इतना खुश है ही नहीं, ये वापस जाना चाहेगा, समझे। Because the sum of the first and the second ionization enthalpies increases. लॉजिक समझ आया, इस लॉजिक पे स्टेटमेंट आई तो इस बार मार्क कराओगे, डन है। E0 values of manganese, nickel, zinc are more negative than expected from the general trend. क्यों, क्योंकि वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होती हैं। Mn2+ जो है वो D5 में है, तो वो Mn में जाना उतना खुश नहीं होगा। Zn2+ D10 में है, वो उतना खुश नहीं होगा। यही वाली बात यहाँ पे समझाई हुई है, ठीक है। अच्छा, M3+ से M2+ वाला गेम देखते हैं। उसमें ये देखा गया कि मैंगनीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+, मैंगनीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+ आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर दी, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, रुक जाओ, हाँ, दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि मैंगनीज +2 में जाना चाहेगा, +3 से +2 जाएगा तो स्टेबल D5 बनेगी। ऐसे ही कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ जाएगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। T2GEG भी देखना होता है। सिमिलरली दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक पैराग्राफ से फिर से स्टेटमेंट्स बनी, पर लॉजिक अगर तुम्हें ये सब समझ आ गया ना कि कौन कहाँ खुश स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी जाती हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब फैक्टर्स होते हैं। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ आ गई तो आई डोंट थिंक तुम्हें सब कुछ रटना पड़ेगा, तुम लॉजिकली भी वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when small atoms are trapped inside the crystal lattice. Which of the following is not a characteristic property of the interstitial compounds? क्या इनमें से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है? NCERT as is कर लोगे मार्क, मूविंग ऑन। देख लो भैया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाले क्वेश्चंस, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव Cn- आयन है, Cu2+ आयन है, तो ओवरऑल कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 ही रहनी चाहिए। पहले तो वो देख लो, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +2 है। कॉपर एक्सेस ऑफ KCN में जब डिसॉल्व कर जाएगा तो वो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पहले चाहे CuCN2 बनाता, पर एक्सेस है
तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्वेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा. The magnetic nature of element depends on the presence of unpaired electrons. Of course it does. Highest magnetic moment. यार मैंने ना तुम्हें एक चीज याद करवाई थी, एक छोटी सी ट्रिक. जिन्होंने मेरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वाला पूरा पीडीएफ देखा है और क्वेश्चन सॉल्विंग देखा है, उसमें भी है, यहाँ पे भी सुन लो. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हें आ गए निकालने, तो तुम डायरेक्टली उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की क्या ट्रिक है. अगर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ये हैं 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं होंगे. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कैसे निकालना है. आप लिखोगे 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, 6 खा जाओगे, 7 8 9 9 9. तो अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.7 बोहर मैग्नेटॉन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2.8, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3.9, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4.9, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो 5.9. तो जहां पे हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा. मूविंग ऑन. जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाएगा सॉलिड स्टेट में. यहाँ पे सिल्वर +1 में है. +1 में का मतलब क्या है, +1 में का मतलब क्या है, D10 है ये, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. जिंक +2 में है, D10 है ये भी. कॉपर +2 में है, D9 है. कॉपर +1 में है, D10 है. अनपेड इलेक्ट्रॉन है, चांसेस है कि कलर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following ions has electronic configuration argon 3d6? निकल +3 में. देखो यार, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. 2+ में है सब. तो मैं तरीका सिखा रही हूँ जल्दी कैसे होता है. जब ये सब लोग 2+ में है तो ये 3d1 होगा, 3d2, 3d3, 3d4, +2 की बात हो रही है, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10. अब निकल अगर +3 पूछा है यहाँ पे, तो मुझे पता है निकल +2 में 3d8 होता है, तो +3 में एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो. मैंगनीज +3, मैंगनीज +2 मुझे पक्का पता है 3d5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो. आयरन +3, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो. कोबाल्ट +3, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो. इजी. मूविंग ऑन. द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. n-1d 1 to 10, ns 0 to 2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, np का गेम ही नहीं होता है. तो n-1d 1 to 10 ns 0 to 2 होना चाहिए. यहाँ पे ns 0 भी होता है. आई थिंक जनरल जो है वो यही वाली सही लग रही है इनमें से. ns2 नहीं हो सकता क्योंकि ns1 तो हमने देखा है ना क्रोमियम व्रोमियम में, कॉपर में. ऐसे ns0 भी होता है बट दिखाना चाहिए था इनको, बट उसको शायद एक्सेप्शन लिख देते हैं लोग. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इतना. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब अगर मुझे एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दूं तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा. अब मैं यहाँ गलती बताती हूँ. कुछ बच्चे इसको फटाक से आर्गन 3d8 लिख देंगे. गलत हो गया ये भाई. एक सेकेंड. जब तुम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाते हो तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स s से उड़ाते हो और 1 इलेक्ट्रॉन तुम उड़ाते हो d से. मानोगे. तो अगर तुम ऐसा करते हो तो वापस भी जब भर रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन d में भरो, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो s में भरो. तो ये हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है जी. और ये कौन है, ये हो गया अपना कौन भाई साहब है 3d6 वाले, आयरन. आयरन मतलब 26. अगर तुम्हें चलो इसमें भी डाउट हो रहा है ना कि नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे होना, कोई दिक्कत ही नहीं है.
आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस 3 और भर देंगे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल में कितने होंगे, न्यूट्रल एलिमेंट में 26, और 26 ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मूविंग ऑन, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम आयन, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने अभी कैलकुलेट करना सिखाया है, 3d4 होता है, 3d4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। देखते ही सॉल्व हो गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात बतानी है। एक सेकेंड रुक जाओ भैया, पहले पहुंच तो जाए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात बतानी है। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. सही लग रहा है सुनने में। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms get trapped inside crystal lattices. सही लग रहा है सुनने में। The oxidation state of chromium in CrO4 2- and Cr2O7 2- is not the same. है not the same। ये लो निकाल लेते हैं, 8 6 ये हो जाएगा 14 14 12 12 और 6, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आंखों के सामने आ गई। मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव मेटल, द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सॉरी, द मेटल विच शोज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बीच वाला यार अपना मैंगनीज, मैंगनीज। The metal, although placed in 3D block, is considered not a transition element. Transition elements जो क्या गेम थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, एक अपना जिंक, एक अपना कैडमियम और एक अपना मर्क्यूरी, ये तीनों भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका डी खाली नहीं मिलता है, खाली मतलब पूरा खाली नहीं, पार्शियली फिल्ड नहीं मिलता है। जिंक, the metal which does not exhibit variable oxidation states, variable oxidation states scandium अपना नहीं दिखा पाता है, +3 ही दिखाता है। the metal which in +1 oxidation state undergoes disproportionation, कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट करके अभी हमने देखा है कॉपर +2 देता है, तो ए का आ गया जी 3, आंसर यहीं पे आ सकता था, मतलब 50-50 हो सकता था। फिर बी आता अगर तुम्हें कि उसका जिंक है तो तुम्हारा आंसर आ चुका था यहीं पे, पर फिर भी मैंने सारे करा दिए, ठीक है। Moving on. Match the metal ions given in column 1 with their spin magnetic moment. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, राइट, तो मतलब ट्रिक से नहीं जाना है, मतलब डायरेक्ट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन करना है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोबाल्ट +3, अब मुझे बार बार नहीं सोचने की जरूरत, मुझे पता है कोबाल्ट +2 क्या होता है, कोबाल्ट +2 क्या होता है, क्या होता है 3d7, और कोबाल्ट +3 क्या हो गया 3d6, कोबाल्ट +3 हो गया 3d6, करेक्ट। क्रोमियम +3 क्या हो गया 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 × 5 का रूट 15, मुझे ये पक्का पता है कि इसका रूट 15 होगा, पक्का पता है, क्योंकि कोबाल्ट 3 में मुझे ये नहीं पता कितने पेयर करने नहीं करने, वो भी दिखाती हूँ वैसे, पर ये मुझे पक्का पता है। क्या मैं इससे आंसर तक पहुंच सकती हूँ, 2 का 5 दिख रहा है कहीं, 1 2, तो ये तो ये नहीं है। आयन +3, आयन +3 हो जाएगा 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 × 7 का रूट 35, तो 3 का है 2, 3 का है 2, आंसर आ गया। तो अगर मुझे कोबाल्ट +3 देख के डर लगा भी है, जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो ये बोलते हैं कि मैम कोबाल्ट +3 देखते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैसे पता कि मुझे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में रखने हैं, या फिर अभी मेरे अनपेयर्ड बचेंगे, मुझे लो स्पिन बनाना है हाई स्पिन बनाना है, नहीं पता तुम्हें। एक बार ऑप्शंस देख लो, क्या पता वो हेल्प कर दे, जैसे यहाँ हेल्प कर दिया उसने, कर दिया। अब ये 24 है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और 1 2 3 4 5 6, कोबाल्ट +3 जनरल केस में पूछ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साथ में दिया ही नहीं है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, डी ट्रांजिशन के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए नीचे वाले T2G टाइप की चीज में, ताकि वो EG में जा पाए।
तो इसमें से आंसर ही यही है। MnO4 2 माइनस ही ऐसा है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये D7 मतलब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 हो गया, +6 में है D0 हो गया, +6 में है D0 हो गया। मूविंग ऑन। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 2.8 सोचने दो, 1.7 2.8 3.9 मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है ये मुझे बताना है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो 1.7 होता, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो 2.8। तो यहाँ पे मुझे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है वो बताना है। करेक्ट। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है यहाँ पे। निकल +2 क्या होता है 3d8, 3d8 बना दूं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है। 1 2 3 4 5 7 8 9 9 9। तो अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है इसका मतलब उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब की कॉन्फ़िगरेशंस लिखो और खुद से पूछो कि किस केस में मुझे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांस है, और वो सिर्फ 3d8 के केस में आपको मिलेगा। ठीक है, मूविंग ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करिए, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लेना। द d इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम आयन, मैंगनीज आयन, आयन Fe2+, कोबाल्ट 2+, आर D4 D5 D6 एंड D7। थैंक यू सो मच, कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो यार, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स देखो, सब में कॉम्प्लेक्स में एक्वा लिगेंड है जो एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पेयरिंग तो कहीं नहीं कराने वाला है, पेयरिंग तो ये कहीं नहीं कराने वाला है, एक्स्ट्रा पेयरिंग, राइट। तो आयन जो है वो D6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लिख दूं। कोबाल्ट +2 में D7 होता है, अभी मैंने सिखाया कैसे याद करते हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम +2 में D4 होता है, 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैंगनीज 2+ में D5 होता है बेटा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम इसका होगा, लेकिन पेपर में पूछा क्या है, मिनिमम। जिसके मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा। मूविंग ऑन। फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+ एंड कोबाल्ट 2+। मैंगनीज की अपने आसपास वालों से ज्यादा होगी, मान रहे हो। ये 3d4 3d5 3d6 3d7, सिर्फ इनकी बात करते हैं, अपने आसपास वालों से ज्यादा होगी। क्यों अपने आसपास वालों से ज्यादा होगी, क्योंकि यार ये भी चाहेगा मैं 3d5 में चला जाऊं तो ये +3 में ज्यादा खुश होएगा। करेक्ट, ये भी जाएगा मैं 3d5 में चला जाऊं तो शायद ये +1 में ज्यादा खुश होता, पर ये +2 में ज्यादा खुश है क्योंकि इसका हाफ फील्ड गेम है। तो मैंगनीज की आयन और क्रोमियम दोनों से ज्यादा है। करेक्ट, मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन और क्रोमियम दोनों से ज्यादा है। यहाँ पे भी दोनों से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता, दोनों से ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, दोनों से ज्यादा नहीं है, और ये हो सकता है आंसर। तो आंसर या तो बी है या तो डी है। अब कैसे सोचे मैम, लेफ्ट टू राइट जब हम जनरली जाते हैं तो टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है घटता है, अभी दिखाया था तुमको मैंने। यहां से पता चलेगा तुमने फ्लैश कार्ड बनाया कि नहीं बनाया। पहुंचाने दो मुझे तुम्हें वापस वहां पे। E0 E0 E0, यस। डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म अ डाइवेलेंट केटायन, राइट। ठीक है, देयर इज अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म अ डाइवेलेंट केटायन। तो अगर डिक्रीजिंग टेंडेंसी है टू फॉर्म अ डाइवेलेंट केटायन तो क्रोमियम की इससे सो कोबाल्ट की इससे कम ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है,
लॉजिक से आया पूरा। पहले हमने इनको कंपेयर किया, जो मुझे पता है मैं देख के कंपेयर कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी घटती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड 2 की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो +2 पे जाना ही नहीं चाहता है। ठीक है जी। एनीवे, ये रहा। ठीक है जी, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज, जर्कोनियम एंड हाफनियम। वही यार, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बीच में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पानी में तो ये पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्रोमियम +3 है, सोचते हैं D3, वैनेडियम +3 है D2, टाइटेनियम +3 है D1, मैंगनीज +3 है D4। अच्छा, अब इनमें से पानी के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? क्रोमियम +3 देखे। अब यार मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो मैं T2G खेल रही हूँ। T2G3 हाफ फिल T2G है, अच्छी चीज है। अगर मैं वैनेडियम की बात करूं, ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही तो बनाएंगे पानी के साथ। MH2O होल 6 2 3 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज है, तो D2 इतना मजेदार नहीं है। D1 भी उतना मजेदार नहीं है। D4 भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो होगा, पर उतना मजे की बात नहीं है। सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ होगी, स्टेबल T2G कॉम्प्लेक्स की वजह से Cr3+ स्टेबल होगा। अगर तुम्हें VBT करके वो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर CFT शुरू कर दिया करो, जैसे मैंने किया। मैंने पहले देखा D हाफ फील्ड है क्या, फिर मैंने कहा नहीं नहीं ये कुछ और करवा रहा है मुझसे। फिर मैंने कहा चल एक काम करती हूँ, T2G EG करके देखती हूँ। वो T2G हाफ फील्ड है, सही चल रहा है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन द एक्वस सोल्यूशन। दोनों आयंस कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये 3D8 है, ये 3D1 है। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये कलर्ड होगा। ये 3D0 है, कलर्ड नहीं होगा। दोनों आयंस की बात हो रही है ना, 3D0 कलर्ड नहीं होगा। 3D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलर्ड नहीं होगा। ऐसे देखते हैं। द aqueous solution containing which of the following will be colorless। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, स्कैंडियम में नहीं होंगे, वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स, कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा। 4 successive members of the first row transition elements are listed below with their atomic numbers. Which of the following is expected to have the highest third ionization enthalpy? थर्ड मतलब वैनेडियम एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, और तीसरा देने में पागल ही हो जाए। ये वैल्यू इतनी हाई हो कि वो रिप्रेजेंट करे कि भाई अपने +2 में खुश था, इसको +3 में मत लेके जाओ। तो इनमें से कौन ऐसा है जो अपने +2 में इतना खुश होगा कि वो +3 में जाने में बिल्कुल रो पड़ेगा? तो सबके +2 में चेक करने चाहिए। तुम्हें लॉजिक समझ आया? देखो, तुम्हें मैं कुछ रटवा नहीं रही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना समझा पाऊँ, इवन दो इट्स इनऑर्गेनिक, फिर भी आई ट्राई कि जितना लॉजिकली तुम पहुंच पाओ उतना तो पहुंचो कम से कम। वैनेडियम +2 में मैं सोचूं अगर, तो ये 3D3 होता है, ये 3D4 होता है, ये 3D6 होता है, ये 3D5 होता है। इसको सबसे ज्यादा मौत आएगी +3 में जाने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से खराब होने जा रहा है, तो इसको मजा तो नहीं आ रहा है। इस वजह से इसकी हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के चांस है। Among the following series of transition metal ions, the one in which all the metal ions have 3D2 configuration। 3D2 पहुंचना यार। इसमें भी पता है, जो मेरी नॉलेज है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, वो काम आएगी। दिखाती हूँ कैसे, दिखा रही हूँ ना। वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। मुझे सबके ना डी इलेक्ट्रॉन्स इस केस में पता है, ये होगा 3D1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 एंड 10, 3D10। ठीक है। अब मेरे से टाइटेनियम +3 में लेके जा रहे हैं, तो मतलब 3D1 बचेगा, ये क्रोमियम +3 में 3D1 बचेगा, ये
क्रोमियम +3, टाइटेनियम +3, मैंगनीज +4 में जाएंगे तो 3D, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं ना, 3D3 बचेगा ये। और वैनेडियम +2 में 3D3 है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 3D2 दिखा दे। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब टाइटेनियम +2 3D2 होता है, वैनेडियम +3 एक इलेक्ट्रॉन और उड़ाएंगे तो 3D2 हो जाएगा। क्रोमियम +4 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाएंगे, अभी 3D4 है, 2 उड़ाएंगे तो 3D2 हो जाएगा। मैंगनीज +5 +2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 और उड़ाएंगे तो 3D2 हो जाएगा। ठीक है। Which one of the following characteristics of the transition metals is associated with their catalytic activity? काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने की टेंडेंसी। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड्स। यार ये भी ऑक्साइड्स पे है, देखो क्वेश्चन, ये तो अब कर लोगे। मोनोऑक्साइड्स आ जाए वापस, दिखा दे फिर से पैराग्राफ। कहीं किसी ने आलस में ना लिखा हो तो अब उसको शायद रियलाइज हो रहा हो कि ये सब तो लिखना चाहिए था। मोनोऑक्साइड्स बना रहे हैं सब एक्सेप्ट स्कैंडियम। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर होता है तो ये मोनोऑक्साइड्स बनते हैं। करेक्ट, अरे सॉरी, करेक्ट। अब लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर की गेम बतानी है। ठीक है, सारे फैक्टर्स आएंगे, साइज वाइज सब कुछ। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आई थिंक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो बेसिक सबसे ज्यादा सबसे लेफ्ट वाला होना चाहिए, फिर राइट तक जाते जाते एसिडिक गेम शुरू हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, कि साइज घटता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन दिखाता है? मैंगनीज यार, ये टेबल देखो पूरा। स्कैंडियम सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +3। ठीक है, जिंक सिर्फ +2 दिखाता है। एक और मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी तो मैं टाइटेनियम में पूछा क्या उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी, मतलब बहुत पहले आया था। ऐसे ही मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। ये निकल होना चाहिए यार, Ni3+। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज्यादा है, तो 3D10 है। ये भाई साहब है 3D10 4s1, Fe2+, 3D6, निकल 3+, 3D7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज विल इम्पैक्ट कलर? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कलर देगा। Ti4+ is 3D0, Zinc2+ is 3D10, Copper2+ is 3D10। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ टाइटेनियम, अभी मैंने बोला था कि वो टेबल से देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था टाइटेनियम का, वो यही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Copper2 is 3D9 and that of Copper1 is 3D10. Copper1 is more stable, but in case of पानी Copper2+ ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, तो Copper1 इज मोर स्टेबल। और अगर यही क्वेश्चन एक्वस सोल्यूशन में दिया होता तो Copper2 ज्यादा स्टेबल होता। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन addition of a small amount of KMnO4 to concentrated H2SO4, a green oily compound, wait, I just told you about the green oily compound, कि भाई छोटा सा एक लाइन दी हुई थी, एक बड़ी लाइन में एक छोटा सा पार्ट था उसका, वो राइट, और वही जो है वो क्वेश्चन बन गया, ग्रीन ऑयली कंपाउंड। When a neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, यार एक बात ध्यान रखना, सुनो सुनो सुनो, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि KMnO4 कहाँ ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एसिडिक मीडियम में, या फिर न्यूट्रल और स्लाइटली एल्केलाइन, न्यूट्रल स्लैश और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता था कि KMnO4 को रिएक्ट करा मैंने आयोडाइड आयन के साथ, तो वो आयोडीन देगा या फिर
IO3 माइनस देगा। ठीक है, अब समझो ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। देखो यार, ई नॉट वैल्यू से वो खेलेगा, पर मैं तुम्हें याद रखने का तरीका बता रही हूँ। KMNO4 जो होता है ना, उसको जब आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो एसिडिक मीडियम में आयोडीन देता है, एंड बेटा बेसिक मीडियम स्लाइटली अल्केलाइन होगा तो IO3 माइनस देता है। इसका मतलब है एसिडिक मीडियम में वो आयोडीन का ये वाला कन्वर्जन कराता है -1 से 0, एंड एल्केलाइन मीडियम में वो उसका ये वाला कन्वर्जन कराता है -1 से +5, राइट। अब यहां पे ये जंप बड़ा है, मतलब यहां पे ज्यादा तगड़े तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब एल्केलाइन मीडियम में ज्यादा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आ जाएगा, और कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कि आयोडाइड आयन जो है उससे जब KMNO4 रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम तो उसका I2 बनवाता है, एंड जब इन अल्केलाइन मीडियम करता है तो IO3 माइनस बनवाता है। क्योंकि यहाँ पे तगड़े तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, KMNO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium. Next, KMNO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMNO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in the acidic solution. कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ इतनी बात बताइए कि KMNO4 जो है उसने एक्ट किया है सल्फाइड आयंस पे व्हेन इट इज इन द एसिडिक मीडियम। मुझे पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में ये भाई साहब जब खुद रिड्यूस होंगे तो Mn2+ आयंस बनाएंगे। ठीक है, एंड सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके ये सल्फर देता है, एस बनाता है। ठीक है, अब जब भी दो चीजें रिएक्ट करती है तो उनका क्या हमेशा इक्वल होता है, उनके ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू दी सल्फाइड। ग्राम इक्विवेलेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मोल्स का गेम है तो मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMNO4 मुझे निकालना है, उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, +7 से +2 जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 टाइम्स एटॉमिसिटी 1 है तो यह आ जाएगा 5 इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मुझे सल्फाइड आयंस के दिए हुए हैं टाइम्स क्या होगा इन फैक्टर, S2 माइनस से S जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का है ना, एटॉमिसिटी 1 है तो टाइम्स 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMNO4 solution is added to oxalic acid. The decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after because autocatalysis, आत्मनिर्भर रिएक्शन, आत्मनिर्भर रिएक्शन। इसका मैं आंसर नहीं बता रही, इसके लिए सेम चैनल पे वीडियो है आपके लिए, रिडॉक्स में जाके देखो या सिर्फ आत्मनिर्भर रिएक्शन भी टाइप कर दो मेरे चैनल पे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें थी भाई, ऑटो कैटेलिसिस की बात थी, क्या H2SO4 का क्या यूज़ है, उसकी जगह हम क्या नहीं यूज़ कर सकते, बहुत सारी बातें करी थी हमने इसमें, तो प्लीज़ उसको पढ़ लेना। आत्मनिर्भर रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। द मैंगनेट एंड पर मैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, अरे डायरेक्ट NCERT से, KMNO4 एंड K2MNO4, तो MNO4 2- मैंगनेट आयंस, MNO4 माइनस पर मैंगनेट आयंस। मैंगनेट आयंस पर मैंगनेट आयंस। अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन रहा है, चलो इस पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन का तो 2p इन्वॉल्व हो रहा है ना, ऑक्सीजन क्या होता है 1s2 2s2 2p4, करेक्ट। तो इसका p इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्डिंग में, लेकिन मैंगनीज का कौन इन्वॉल्व होता है, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। H2S गैस सल्फर देता है, अभी बताया था मैंने। The number of hydrogen bonded water molecules associated with copper sulfate pentahydrate, यार कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में
हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एक होते हैं, 4 लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, ठीक है। K2Cr2O7 on heating with aqueous NaOH gives K2Cr2O7, Cr2O7 2 माइनस है, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में आपको क्या देगा, Cr O4 2 माइनस, और एसिडिक मीडियम में ये Cr2O7 2 माइनस बनाएगा। Why is HCl not used to make the medium acidic in oxidation reaction of KMnO4 in acidic medium? KMnO4 की जब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम जनरली एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 यूज करते हैं, HCl नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि HCl में जो क्लोराइड आयन है ना वो खुद ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो KMnO4 हमारे रिड्यूसिंग एजेंट को तो ऑक्सीडाइज कर ही रहा होता है, साथ में इस भाई साहब को भी ऑक्सीडाइज करने लगता है। तो KMnO4 के साथ जो हमारी रीडिंग आनी चाहिए वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये भाई साहब खुद ऑक्सीडाइज करने लगेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। यार KMnO4 मैंगनीज +7 में है, डीकलराइज करने के लिए इसको मैंगनीज +2 में भेजना पड़ेगा जो कलरलेस सोल्यूशन है। मतलब इनमें से कौन है जो इस KMnO4 सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। मतलब इनमें से कौन है जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, करेक्ट। ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन का तात्पर्य निकाल लिया कि इनमें से कौन है जो इसको रिड्यूस कर सकता है या जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। यहाँ पे कार्बन +4 में है, नाइट्रोजन +4 में है, सल्फर +4 में है, ये +5 में है। फर्दर ऑक्सीडाइज ये हो जाएगा जो +6 में चला जाएगा। Which of the following statements is correct when SO2 is passed through acidified this solution? SO2 gets oxidized, chromium gets reduced. क्रोमियम +3 में चला जाएगा तो ग्रीन कलर सोल्यूशन बनेगा, और सल्फ SO2 ऑक्सीडाइज होके SO4 2 माइनस बनता है। ये दोनों की सॉल्ट ऐसी दिखेगी, तो यही बात उसने बोली है कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। The reaction of aqueous KMnO4 with H2O2 in acidic condition gives। यार KMnO4 is an always oxidizing agent, उसके सामने कोई भी लाके खड़ा कर दो वो उसको ऑक्सीडाइज ही करेगा, क्योंकि मैंगनीज अब सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, वो +7 में बैठा है, राइट। तो वो H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा। H2O2 दो गेम खेलता है, अगर H2O2 ऑक्सीडाइज होगा तो वो ऑक्सीजन देगा, अगर ये रिड्यूस होगा तो ये पानी देगा, ठीक है। यहाँ ये ऑक्सीडाइज होगा तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगा एंड Mn2+, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में हो रहा है तो KMnO4 खुद रिड्यूस होके Mn2+ देगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। मूविंग ऑन, एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution turns green when sodium sulfate is added to it, sodium sulfite is added to it। यहाँ पे देखिए K2Cr2O7 भी is an ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज ही करेगा, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर यहाँ +4 में है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, करेक्ट। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इस प्रोसेस में ये खुद रिड्यूस होगा, ठीक है जी। तो द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन due to the formation of chromium ions, and this chromium and sulfate together gives chromium sulfate। लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं। Which of the following oxidation state is common for all the lanthanoids? It is +3। Moving on, which of the following statements is not correct? देखते हैं। This is less basic in lanthanoid series, ionic radius decreases, lanthanum is actually an element in the transition series lanthana lanthanoids, ये important point है। atomic radius of this are same, ठीक है। ये वाली बात सही है, ये वाली बात भी सही है कि जो लैंथेनम है ये खुद लैंथेनाइट सीरीज का पार्ट नहीं है, लैंथेनाइट सीरीज इसके बाद में शुरू होती है, ठीक है। ये खुद एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये खुद एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज इनके जैसी है,
तो इसको इनके साथ रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लो। इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। देखो साफ साफ एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जाओ तो आयनिक रेडियस विल डिक्रीज। सही बात है, मतलब ये तो ये जो बेसिक है ये वाली बात जो है ये गलत है। बात समझ आई? मेरे को जरूरी नहीं है हर चीज याद होना यार। देखो जब ये जो थोड़ी बहुत रट के चीजें जाती है ना, जब पेपर सामने आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो रटा हुआ है वो फ्लिप होने लगता है कि यार शिट ये क्या था, ये ज्यादा बेसिक था कम बेसिक था, यार ये कैल्शियम की तरफ से कैसा था, ये एल्यूमिनियम के मुकाबले कितने रिएक्टिव थे, यार शिट मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसके आसपास के स्टेटमेंट्स में जाओ, उसमें से तो कुछ याद आएगा। क्यों मैंने तुम्हें ये एज अ स्टेटमेंट ना बोल के तुम्हें ग्राफ दिखाया? क्योंकि इमेज जो है वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। स्टेटमेंट्स पढ़ते रहोगे हो सकता है भूल जाओ, इमेज मुझे याद रही। ये ग्राफ ऐसा था यार लैंथेनाइड्स का कि उनका रेडियस ऐसे जा रहा था, मतलब रेडियस घट रहा था समय के साथ, मतलब लोगों के साथ अटोमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस घट रहा था। तो ऐसे चीजों से मैं रिलेट कर पाऊंगी। ठीक है, ट्राइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स आर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे यार N-2F वाला। ठीक है, N-2F 0 to 14, N-1D 0 या 1 NS2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर? एग्जिबिट कलर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये जो है ये D0 है, ये D1 है, ये पक्का एग्जिबिट करेगी। बाकी जो ये लोग हैं ये कलरलेस होते हैं एक्वा सोल्यूशन में, देख लेते हैं। La3+, Lu3+, कोई कलर नहीं दिखाते, बट द रेस्ट ऑफ देम डू। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भैया। मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन, बट ये लोग नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड आयंस आर डायामैग्नेटिक? इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है? मुझे कैसे समझ आएगा कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं? इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, मैं कौन सी याद रखूं? यार वो याद रखो जो विचित्र सी हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। लैंथेनम के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें तो डी, इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, ये इनको बिलोंग करता ही नहीं है। सीरियम की शक्ल देखो, 4f1 5d1 6s2, 4f1 5d1 6s2। ठीक है जी, इसके बारे में बात होती है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है क्योंकि ये 4f0 हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और किसके बारे में पूछते हैं। और एक वियर्ड है हमारा गैडोलिनियम, 4f7 5d1 6s2। ये भी भाई साहब जो है ये जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो ये स्टेबल 4f7 ऑक्सीडेशन 4f7 कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। देखो विचित्र गेम, +2 में क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि ये हाफ फिल्ड F बनाने लगेगा, तो इसकी +2 में स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी पक्का, इसकी +3 में करी जाएगी पक्का, इसकी +4 में स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी पक्का। अभी आगे देखना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा आई थिंक ये था, ये टर्बियम जो है ये +2 में स्टेबल होगा। देखो +2 में 4f14 देगा, तो इसकी भी कुछ ना कुछ बात +2 में की जाएगी। ठीक है जी, और ल्यूटीशियम की बात देखोगे तो ये +3 में स्टेबल होगा, इसकी भी वैसी वाली बात कुछ की जाएगी। शुरू करें? आ जाओ, आते हैं आगे, देखते हैं इन सब की बातें आती हैं कि नहीं। रीजन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने लगता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होने लगता है, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटने लगता है। Gadolinium belongs to the 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration? डायरेक्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इसीलिए बोला है कि इन लोगों की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही रख लेना ताकि वहां कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, तो 4f1 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द लैंथेनॉइड्स इज इनकरेक्ट? गलत बात बतानी है। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मैंने आपको बोला है कि ये सब चीजें पूछेंगे?
यूरोपियम +2। ऐसे ये टर्बियम का भी पूछ सकते हैं, जो थोड़ा विचित्र है, जो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ अलग भी दिखा पा रहा है उसके बारे में। अच्छा, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। एक सेकेंड बेटा, टेकिंग यू देयर, जस्ट गिव मी 1 सेक। द बेसिसिटी ऑफ डिक्रीजेस एज द आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट, रेडियस घट रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होनी चाहिए। सही बात लग रही है तो मुझे, देखते हैं, लेकिन आई एम स्टिल डाउटफुल, मेरा सब कंफ्यूज हो गया। लेट्स सी इफ आई एम सिटिंग इन द एग्जाम और मुझे सब कुछ कंफ्यूजन है तो। ऑल द लैंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ऑल द लैंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। यार मैंने ये कहीं तो देखा था, ये मैंने कहीं तो देखा था कि वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। वो लास्ट में यहाँ डायग्राम था, यहाँ कुछ लिखा था। Cerium+4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. Yes, they are. Cerium+4 is stable, पर इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये +4 से +3 जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब मैं फंस गई किस में? अब मैं फंस गई 2 और 3 में। अब मुझे सोचने दो। मुझे ये पता है कि वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव थे, एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव थे कि नहीं थे, सोचना पड़ेगा। जब मैं ड्यूटीशियम तक जाऊंगी लेफ्ट टू राइट, तब मुझे लगता है कि साइज घटेगा। साइज घटेगा तो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होएगा, तो ये OH- इजीली नहीं दे पाएंगे। इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, ये वाली बात सही है। तो और लैंथेनॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम, ये गलत बात है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, देख लो यार, टर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, जिनकी बात टेक्स्ट में हुई है उन्हीं की बातें पूछे जाएंगी। तो तुम्हें अगर बाकी 2 की आती तो तुम टर्बियम की भी थोड़ी बहुत आसपास से गैस करके बता सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों होगी? क्योंकि वो इजीली करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसका हाफ फील्ड वो बनेगा। ठीक है जी। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, क्योंकि ये 4f7 बन जाएगा, हाईली स्टेबल बनेगा, इसलिए ऐसा होगा। Zirconium and hafnium have similar size because of lanthanoid contraction. The incorrect statement, actinoid contraction is greater for element to element than lanthanoid contraction. सही बात है ये। वहां पे और ज्यादा पुअर शील्डिंग होती है, जिस वजह से और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, साइज और कम होते हैं। Most of the trivalent lanthanoid ions are colorless in the solid state. Are they? Nope. Most of them are colored in the solid as well as the aqueous form. La3+ and Lu3+. वो नहीं होते बस। Lanthanoids are good conductors of heat and electricity. Yes, they are. Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. Yes, they are. तो ये एक बार फिर से तुम्हें दिखा देती हूँ भैया टेबल। Many of them are colored in both the solid and, तो यहाँ पे मैनी लिखा होना चाहिए था, मोस्ट तो ग्रेटर देन 50% होता है, बट ठीक है। ये समझ लेना भाई, ये डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्या बोल रही हूँ मैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन जो है वो मैं वर्ड क्यों नहीं बोल पा रही, वो एमिट आउट नहीं, व्हाट इज दैट वर्ड, हाइड्रोजन को बाहर फेंकना। एनीवे, हाइड्रोजन को बाहर फेंक देते हैं, इट हैपेंस समटाइम्स, बुढ़ापा, हाइड्रोजन को बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इनका E0 रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Ln3+ से Ln इज लेस देन E0 ऑफ H+2H2। इस वजह से दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स इन द एसिडिक सॉल्यूशंस। खुद ऑक्सीडाइज होते हैं हाइड्रोजन को रिड्यूस करके। अभी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी मुझे बॉदर करेगा थोड़ी देर, मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में बर्न करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स देते हैं। सेम रिएक्शन सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी देख लो +3 में होते हैं नाइट्राइड्स जो बनते हैं इनके। ठीक है जी।
कार्बन के साथ जब 2773 केल्विन पे रिएक्ट करेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, C2 माइनस भी तो हो सकता है ये। और ये पानी में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। एक्टेनॉइड्स की बात करते हैं। अरे बात कर रहे हैं हम। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय एक्टेनॉइड्स देन बाय लैंथेनॉइड्स। व्हाई? क्योंकि यार एक्टेनॉइड्स में जो 5s होता है, वो जो 6d होता है और वो जो 7s होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो इन सब में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिमिलरली इक्वल हो जाता है, मतलब सिमिलरली डिफिकल्टी लेवल हो जाता है। तो इस वजह से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, lesser energy difference between 5f and 6d and 7s also वैसे। The reason for greater range of oxidation states is because of this। ठीक है जी, बाकी इनकी रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चंस देख लेना और वो सब कर लेना। मैक्सिमम चीज़ें जो मेन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें समझानी चाहिए थी वो मैंने समझा दी है, बाकी सब ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोना बी ट्राइंग टू डू सम थोड़ा फ्लैश कार्ड्स वाला चीज़ें कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर में। तो आई विल सी यू एंड वील टॉक अबाउट इट। अगर किसी चैप्टर के बारे में और बात चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और कर लिया तो और से करा दो यार, थोड़ी तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है प्लीज़। बाय।